नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका ने जिस तरीके से सीज फायर किया इसका दुनिया इंतजार कर रही थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान के सामने अमेरिका झुकने को मजबूर हो गया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अब शांति का मसीहा बनेगा। वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाएगा, मध्यस्थता करेगा। इन्हीं सब मसलों पर भारत सरकार का क्या इस परिदृश्य में भूमिका दिखाई देती है, इन मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह सर। शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, पूरी दुनिया के सामने से युद्ध का तात्कालिक खतरा तो हट गया है, लेकिन पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क जिसके खिलाफ लगातार भारत सबूत रखता रहा है दुनिया भर के सामने, और पाकिस्तान की अनेक हरकतें दुनिया ने देखी हैं। अब वो पूरी दुनिया के सामने एक शांति का मसीहा मसीहा शांति का विश्व गुरु बनकर सामने आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति बकायदा उनके प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का नाम लिखकर कह रहे हैं कि अब बातचीत होगी। देखिए, ये जो हमारा पाकिस्तान को लेके हमारे दिमाग में जो उसकी इमेज है, जिसके बहुत वाजिब कारण है बहुत सारे, वो थोड़ा सा उसमें और विस्तार की भी जरूरत है। जी। और वो हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमारी जो राजनीतिक जरूरत है वो उतने से पूरी हो जाती है। पाकिस्तान से सरकारें जो भी रही हों, वो राजनीतिक रूप से इस चीज में इसका लाभ लेती हैं। और इस समय जो डिस्पेंसेशन है वो तो 24 घंटे इसका लाभ लेता है। पाकिस्तान मुसलमान उसका मेन प्लैंक है। इसलिए हमारी उसके मामले में जो दृष्टि है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अनचाहे ही कंजर्वेटिव हो जाती है। एक्चुअली पाकिस्तान जो जिस हाल में है, इसमें पश्चिम की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के बाद पाकिस्तान को लगातार पहले ब्रिटिश सरकार ने, बाद में अमेरिकी सरकार ने नर्स किया और उसको एक गुंडे के तौर पे यहाँ डेवलप करने की कोशिश की, जिसके जरिए वो बहुत सारे एरिया में और भारत समेत सब पर छेड़खानी रख सके। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने पाकिस्तान से इस रिश्ते का लाभ उठाया और सऊदी अरब के जरिए वहाँ पैसा और हथियार भिजवाए। और वो जो पूरा आंदोलन के तौर पर एक तरह से कहे जिहाद शुरू कराया सोवियत फौज के खिलाफ अफगानिस्तान में, वहाँ वो पूरा पाकिस्तान ही उसका बैटल ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड था। और उस समय वो सारी दुनिया में, ये तो सऊदी अरब के जो वर्तमान लीडर्स हैं ये कह चुके हैं कई इंटरव्यूज में कि हमको तो मतलब धकेल के वहाबिज्म और सलाफिज्म को डेवलप करने के लिए खर्च किया गया और हमारी सामर्थ्य भी लगी, और अब हमें उससे निपटना पड़ रहा है, हम भी उसके शिकार हैं। तो अब जितने लोग इसमें आए थे वो सब अपने को शिकार बता रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने को शिकार बता रहा है जब अफगानिस्तान से उसकी कुश्ती हो रही है इस समय। और उसके यहाँ खुद ही इतने दंगाई ग्रुप पैदा हो गए हैं जो उसको भी उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना वो दूसरों को नुकसान हमारे, खासकर भारत को करता रहा है। तो ये इस मतलब इसमें एक जियो पॉलिटिक्स की भूमिका है इसके स्वरूप में पाकिस्तान के। अब वही भूमिका जो है इस घटना में क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के लिए वरदान बन गई और अमेरिका के लिए भी रास्ता बन गई और भारत के लिए एक अजीब कठिनाई बन गई, एक सवाल बन के हमारे एंकरों के सामने है जो आपने प्रस्तुत किया। उसी सब रिश्तों की वजह से ये सब घालमेल है। तो पाकिस्तान आज उनके लिए इसलिए जरूरी है कि वो ईरान से बॉर्डर्ड है। बिल्कुल। अगर 47 में अलग न हुआ होता तो भारत से बॉर्डर होता ईरान का। जो अंग्रेजी भारत था, अंग्रेजी राज का भारत, उससे तो बॉर्डर था ईरान। तो ये तो अभी बहुत छोटा सा मामला है। मतलब 78 साल पुराना देश है ये। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका 250 साल पुराना है, ये 78 साल पुराना है, और भारत तो हजारों साल पुराना है। तो इसलिए अब जो हुआ है, अगर आप इस पे कहें कि जो फैसला हुआ है, फिलहाल जैसा भी फैसला हुआ है 2 हफ्ते के सीज फायर का, जिसमें वार्ता की गुंजाइश है, इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं फिर उस पर बात करता हूँ। बिल्कुल सर, उस पर बिल्कुल आना चाहूंगा, क्योंकि ईरान तो साफ ये कह रहा है कि उसकी 10 सूत्री जो मांगे हैं उस पे तो वो जी। बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और अभी भी वो कह रहे हैं कि इन मांगों को मांगे बिना, यानी कल रात जब धमकी की रात थी
तब भी हमने देखा कि ईरानी लोगों का जज्बा, जो वहां से दृश्य आ रहे थे कि जिस तरीके से वहां पर लोग ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान किसी धमकी से तो डर के पीछे हटने वाले में से नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका इस युद्ध को लड़ने क्या कह के आया था हम्म। कि वो रिजीम चेंज करेगा। हाँ। उसका आधार ये बता रहे थे वो कि जनवरी में जो वहाँ आंदोलन हुए थे, हम्म। वो आंदोलन करने वाले लोग जो हैं बहुमत में हैं, और जो वहाँ रिजीम है वो अल्पमत में है। लोग नाराज हैं, और जब हम रिजीम की लीडरशिप को मार देंगे तो वो लोग विद्रोह करके सड़कों पे आ जाएंगे, और अमेरिका जाके वहाँ एक अपने मनपसंद की सरकार बना देगा और तेल पे कब्जा कर लेगा। हम्म। कहा सुना तो यही किया था। बिल्कुल। हुआ है उल्टा। हम्म। और हुआ है उल्टा ये कि ईरानियों में भारी एकता हो गई। हम्म। सारी ईरानी जो जनता है वो रिजीम जिस भी फॉर्म में है उसके साथ हो गई। हम्म। देशभक्त की भावना ने उनको बहुत एकता और ताकत दे दी। और युद्ध के जो 40 दिन 38 दिन जो भी चल रहा है, जितने दिन चला, इसमें जो उन्होंने देखा कि उनका देश दुनिया के सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला करने में सफल है। और हम्म। अभी जो 3 दिन पहले जो घटना हुई है, जिसमें वो पायलट वायलट वाली कहानी है, हाँ। जिसमें दो दो हरक्यूलिस जहाज तोड़े गए, हेलीकॉप्टर तोड़े गए, A30 तोड़ा गया, एक और F-15 तोड़ा गया। तो बहुत सारे जहाज और असला इनका नष्ट हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये फौज को जमीन पर उतारने की कोशिश थी। हम्म। और उस कोशिश में भारी नुकसान हुआ है, तो किसी तरह जान बचा के भागे हैं। तब से फिर वो बातें करने लगे कि स्टोन एज कर देंगे, मतलब एटम बम फेंक देंगे। हाँ। ये खिसियाहट थी और घबराहट थी। हम्म। और इसकी वजह से ये डील हुई है। ये डील कराने के लिए एक उनके बड़े नेता जो है वेंस, तो बैठे हुए थे हंगरी में। हम्म। क्योंकि हंगरी के राष्ट्रपति ओरबान जो हैं, वो पुतिन के भी बहुत करीबी दोस्त हैं और ट्रंप के भी करीबी दोस्त हैं। हम्म। तो रूस के भी लेवरेज को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई ईरान में। हम्म। ट्रंप आज ही आ गए थे, ट्रंप हर तरह से समझौता करना चाह रहे थे अब। बिल्कुल। तो इसलिए वो जितने उनके पास हरबा हथियार थे उन्होंने सब लगाए थे। हम्म। अब रूस अपने आप को तो सामने डालना नहीं था उसको। हाँ। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इसमें आगे किया गया। हम्म। और पाकिस्तान जो कि बॉर्डर्ड है, लिंक्स है, पाकिस्तान के जरिए ईरानी प्रशासन से बात बात हुई और जो भी डिसाइड हुआ है। लेकिन अब जो भी डिसाइड होगा, हम्म। उसमें जो भी मिलेगा, जो भी डिबेट से निकलेगा, वो सब ईरान के फायदे में, क्योंकि ईरान तो जीरो पे था। बिल्कुल। ईरान पे सैंक्शन लगी थी। हाँ। दुनिया में किसी से व्यापार नहीं कर सकता था। हाँ। सिर्फ चीन के अलावा कोई उसका माल नहीं खरीद रहा था। हाँ। उस समय ईरान ने का होर्मुज खुला हुआ था। आज होर्मुज ईरान के कब्जे में है। हाँ। अब जो होर्मुज खुल रहा है वो ईरान की परमिशन से है, और कल ईरान फिर बिगड़ जाए तो कल फिर बंद हो जाएगा। हाँ। तो ईरान ने साबित कर दिया कि होर्मुज जो है वो हाँ। ईरान चाहेगा तो चलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ। तो बिल्कुल। अगर ईरान से बात करनी है, होर्मुज खुलवाना है, तो ईरान को कुछ देना पड़ेगा। हम्म। अब क्या क्या ये देंगे टेबल पे, वो सब ईरान को गेन है। हाँ। पहला गेन तो ईरान को ये हो गया कि रिजीम की लाइफ दशकों बढ़ गई। बिल्कुल। रिजीम पे जनता का विश्वास बढ़ गया। अब विद्रोह उद्रोह वाली बात तो जब मिट्टी में मिल गई, देशभक्ति वहां इस समय ज्वार पे आई हुई है। हाँ। दूसरा, इस डिबेट में जो भी तय होगा, हाँ। ये सैंक्शन हटेगी कि वो कुछ तो देना ही पड़ेगा अमेरिका को। हाँ। अमेरिका जो भी देगा वो ईरान का गेन है हाँ। और अमेरिका का लॉस है। हाँ। युद्ध शुरू होने से पहले तो होर्मुज खुला हुआ था, कोई एकदम झगड़ा खुला नहीं हुआ था। था। हाँ। ईरान में सैंक्शन लगी हुई थी, ईरान वहीं था। हाँ। ईरान का कोई भूगोल नहीं बढ़ रहा था। हाँ। ईरान में असंतोष था, जैसा अमेरिका और पश्चिम कहता है। हाँ। अब तो ये सब आपने खत्म कर दिया। हाँ। तो बिल्कुल। अब जो भी गेन होगा ईरान का होगा। और अमेरिका का लॉस सुन लीजिए। अब आप अमेरिका का हाँ। क्या क्या लॉस हुआ। हाँ। सारा यूरोप, सारा यूरोप अमेरिका के हाथ से निकल गया। हाँ। जो इतने दिनों तक इनकी बैसाखी भी था, दोस्त भी था, बाजार भी था, आश्रित भी था, हाँ। पूरा यूरोप अब नए रिश्तेदार ढूंढ रहा है। हाँ। तमाम लोग तो चीन हुआ है इस बीच। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो दक्षिणपंथी कहलाती हैं, ट्रंप हाँ। की बड़ी करीबी हैं, उन्होंने कहा मैं ईरान जा रही हूँ, हॉर्मुज खुलवाने, बात करूंगी उनकी लीडरशिप से, तय करूंगी, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। फ्रांस ने अपनी ओपनिंग कर ली। जर्मनी वगैरह गोलमोल बात पे आ गए। ब्रिटेन ने कहा कि हमने ब्रेक्सिट गलत किया था। हाँ। जापान का पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये ट्रम्प जो है मतलब इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, ये वर्ड उसने यूज किया हाँ। है। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। तो सारी दुनिया में, पूरा लैटिन अमेरिका इस समय, अभी मुझे एक कार्यक्रम में बताया गया कि वेनेजुएला में हम्म। जगह जगह अयतोल्ला खोमेनी के पोस्टर लग रहे हैं। हाँ। बिल्कुल।
पूरे लैटिन अमेरिका में इस समय अमेरिका के खिलाफ बाढ़ आ रही है। वो भले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लाए हैं, वहां भी देशभक्ति और दूसरे वातावरण पैदा हो रहा है। तो हाँ। अमेरिका के लिए खतरा बढ़ रहा है। हम्म। आप देखिए तुर्की में इजरायली दूतावास पे हमला होते होते बचा था आतंकवादी। हाँ। किसी तरह से तुर्की वालों ने उसको बचाया है। तो इजराइल ये के रहने वाले लोग ज्यादा असुरक्षित हो गए, अमेरिकन ज्यादा असुरक्षित हो गए, उनका नुकसान हो गया, उनके दोस्त उनसे टूट गए, और व्यापार में वो कोई गेन नहीं कर पाए। जो ईरान का तेल लेने आए थे वो तेल छोड़िए और कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ। तो इससे सबसे आज की तारीख में देखें तो इसमें कौन बेनिफिशियल है? बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और नुकसान किसका हुआ? हाँ। पूरे गल्फ कंट्रीज जहां अमेरिका के अड्डे थे, सब हाँ। पे ईरान ने हमला किया। हम्म। अब सब देखेंगे कि हम अमेरिका के साथ रहें कि न रहें, हाँ। क्योंकि उनकी रक्षा ईरान से अब अमेरिका नहीं कर पा रहा, उन्होंने देख लिया। हाँ। तो हो सकता है वो चीन और रूस के जरिए ईरान से रिश्ते बनाने में वो भी भागे। तो हम्म। चीन की दुकान बढ़िया खुल गई इस चक्कर में। हाँ। ताइवान की जो दो पार्टियां हैं उसमें एक की लीडर ने अपने आप कह दिया कि हाँ। हमें साहब पेइचिंग से रिश्ते सुधारने चाहिए, हम बिल झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि सबको लग रहा है कि अब अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर नहीं कर सकता सकता। हाँ। है, और अमेरिका के भरोसे हम रहेंगे तो अपने रिश्ते खराब करके अपना नुकसान करेंगे। तो हाँ। ये सब में वो साउथ कोरिया में लोग बोल रहे हैं कि हम प्योंगयांग से क्यों नहीं बात करते, मतलब नॉर्थ कोरिया से। तो वहां भी ये हमेशा ये बात होती रहती, लेकिन अब वो बढ़ गई। तो हाँ। जो भी जहां जहां झगड़े थे, जिसका फायदा अमेरिका को मिलता था, हाँ। वो सब लोग दूसरी राय पे चले गए हैं कि अपने अपने झगड़े सुलटाओ, अमेरिका के चक्कर में मत आओ। हाँ। सिर्फ हम बचे हैं, भारत विश्वगुरु लोग, हाँ। जिनका कोई चेला नहीं है, जो हाँ। अमेरिका की थैली में है। हमारे अलावा इस समय अमेरिका का चाटुकार सिर्फ हमारे जो संघी हाँ। ये भक्तगण हैं, इनके अलावा जो शर्मिंदा है वैसे, हम्म। ये लोग पूजा पाठ करके अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे थे, जब युद्ध हुआ तो ये सोच रहे थे अमेरिका भी जीत जाएगा और कल से हम हंसी उड़ाएंगे। हम्म। इनकी नाक तो बची नहीं थी, कई बार कट चुकी है, लेकिन एक बार इन्होंने और जो बची खुची थी कहीं इशारे में वो भी पुछवा ली है। हाँ। लेकिन इतने ये बेशरम है कि अभी कुछ और बात कहानी वहानी लेके आएंगे, ये अमेरिका को जीता हुआ बताएंगे। अभी हाँ। जो इनके विश्लेषक हैं वो इजराइल को बता देंगे, अमेरिका को नहीं बता पाएंगे, तो इजराइल को कह देंगे इजराइल जीत गया। हाँ। तो तो इनका कोई इलाज नहीं है। ये हाँ। हमेशा ताकतवर के तलवे चाटने वाली कौम है। हाँ। ये अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, मुगलों के जमाने में मुगलों के, राजाओं के जमाने में राजा रानी के तलवे चाटते थे, और अब अमेरिका के तलवे चाटने में इनको बड़ा सुकून मिलता है। इस कम्युनिटी को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी आबादियां, अमेरिका समेत, हम्म। ट्रंप प्रशासन और ट्रंप के कुशासन के विरुद्ध है, और बिल्कुल। ट्रंप ही इसमें लूजर है। जी। बिल्कुल। जो शीतल जी आपने बात कही, हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आते थे कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो क्या अब अमेरिका की मुट्ठी पूरी तरीके से खुल चुकी है? और इसको मैं इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प के रहते ये लगता था कि किसी पर भी कब्जा कर लो, कहीं पर भी हमला बोल दो, किसी के भी झगड़े में सरपंची थानेदारी करने पहुंच जाओ, तो अमेरिका का वो वैश्विक राजनीति का रुतबा वो भी कमजोर होगा क्या? कमजोर? अरे 9 करोड़ का देश ईरान, हम्म। 40 साल से सैंक्शन लगी हुई, दुनिया में कोई उसके साथ नहीं, चारों तरफ उसके सुन्नी स्टेट, वो शिया थियोक्रेटिक स्टेट, देश में आर्थिक कठिनाइयों की वजह से अंतर्विरोध, पब्लिक सड़क पे जनवरी में, वो जीत रहा है युद्ध। हम्म। तो आप अब इसके बाद कह रहे हैं अमेरिका की साख? कह तो रहा हूं कि साख कहाँ बची, जहां साख थी वो सब साख, साख सखी, सखी और सखा सब भाग गए भाई। सब भागने के रास्ते पे हैं, पूरा यूरोप भगदड़ में मचा हुआ है, एशिया भगदड़ में मचा हुआ है, और लातिन अमेरिका में इनके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं गली गली में। हम्म। तो कौन है इनके साथ अब? तो इसका मतलब तो भारत को भी एक बड़ा मौका मिल गया है, जो इस युद्ध से पहले ट्रेड को लेकर के जिस तरीके के धमकियां ट्रम्प साहब देते थे, अब तो भारत और मजबूती के साथ अपनी बात रख सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भारत भी कह सकता है कि भाई ये क्या, रशिया से कभी तेल लेने की अनुमति मिलती है, कभी नहीं मिलती, ये भाव लगेगा, ये सैंक्शन लगेगा, इतना परसेंट लगेगा। हो सकता है अब भारत सरकार भी थोड़ा मजबूती से सामने आए। आपको भारत सरकार के वर्तमान नेतृत्व में ये क्षमता दिखती है? आपको कुछ आंकड़े बता दूं। हम्म। मार्च महीने में, ये झगड़े के पूरे महीने में, रूस ने 48% तेल दिया है हमको। हम्म। 48% रूस के मदद से हमारा मार्च बीता है, और अमेरिका के कहने पे हम रूस से हाथ छुड़ा रहे थे।
हमारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मार्च में कोई ऑर्डर नहीं दिया, अप्रैल से कोई ऑर्डर नहीं दे रखा था रूस को। सबने ऑर्डर विड्रॉ कर लिए थे। रिलायंस ने तो अखबारों में विज्ञापन दे के बताया था विज्ञापन कि वो भी। रूस से कोई तेल नहीं ले रहा है। हम तो ईरान का रिश्ता तोड़े तो 2019 में तोड़ा था। रूस का रिश्ता 2026 में अमेरिका के कहने से तोड़ दिया था। अब उसी रूस के सामने दुगने दाम पर, वो छूट पे तेल लाते थे, दुगने दाम पर 48% उसी रूस की बदौलत हमारे कारखाने चले हैं। जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, कथित तौर पर, वो सारी कमी की भरपाई रूस से हुई है। इन्होंने रूस की इन्होंने तो इतना नुकसान इस देश का कर दिया, इस नेतृत्व ने। जो हमारा 78 साल में अंतर्राष्ट्रीय राजनय था, हमारी इज्जत थी, हमारा मान था, हमारी आवाज थी, इन्होंने अरबों रुपया खर्च करके एक ढपोर शंख को विश्व गुरु बताने के चक्कर में जोकर बना दिया है भारत। और अभी भी, लेकिन इनसे हम मुझे कोई उम्मीद नहीं, मुझे तो नहीं है कि इनमें कभी वो आए। इनकी वैचारिक ये गलत कमजोरी है। ये वैचारिक तौर पर ये तो हमेशा ही अमेरिका के साथ, ये हमेशा ताकतवर के साथ रहते हैं। ये विचार इनका आज का नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के लिए भर्ती करते थे, आजादी की लड़ाई में राजा रजवाड़ों के साथ थे, आजादी के बाद राजाओं के पक्ष के आंदोलन चलाते थे, अब पूंजीपतियों के पक्ष में, क्रोनी कैपिटलिस्टों के पक्ष में चलाते हैं। उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो देश बेच रहे हैं। देश के गरीबों की इज्जत, अस्मिता और देश का स्वाभिमान, ये देश की कुछ चंद रईसों के लिए तो अमेरिका में बेच रहे हैं, और क्या है। तो इनसे मुझे उम्मीद नहीं। लेकिन शीतल जी, पाकिस्तान का जो मैंने नाम लिया था, इसलिए भी चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि चाइना का भी नाम आ रहा है कि चाइना ने पीछे से डील में मदद की, कोशिश की ईरान को समझाने की। फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल फ्रंट में ही सामने आ रहा है। बांग्लादेश से भी हमारे कैसे संबंध है हम जानते हैं। और अब अमेरिका भी ज्यादा विश्वास पाकिस्तान पर जता रहा है उसे, क्योंकि चाहिए भी था कोई ऐसा मुल्क जिसके जरिए बातचीत हो सके। तो हम वैश्विक राजनीति में कहाँ खड़े हैं और हमारा साथी कौन है? आप भूल गए। अभी अभी तो आप पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई थी तो कैसे साथी थे हमारे। हम्म। राजीव शुक्ला ने कहा नहीं राज्यसभा में, कितना शानदार, कि हम विश्व गुरु हैं, दुकान बहुत बड़ी है, बोर्ड बड़ा सा लगाओ, चेला एक नहीं है हमारा। लड़ाई हुई तो हमारे साथ कोई नहीं था, पाकिस्तान जैसे फटीचर के साथ 5-7 देश खड़े थे। तो हम तो सबको खो चुके हैं। हम्म। हम, मैंने बताया ना कि हमने तो जो नुकसान अपना कर लिया है कलाकारी के दौर में, हम्म। सिर्फ हम विज्ञापित हैं, प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम्म। अमित शाह जी कहते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता। अब अमित शाह के जबान है, बताएं देश को, ये फैसला उनसे, मोदी जी से पूछ के हुआ है। और कहा जाता था कि वो तो देखिए लड़ाई रुकवा दी यूक्रेन में जाके। अब यही गली में लड़ाई हो रही थी और देश को सारा नुकसान हुआ, तेल पानी गैस सब बंद हो गया, खाद नहीं मिल रही थी। अब क्यों नहीं लड़ाई रुकवा दी। तो ये हमने झूठ की जो एक मीनार खड़ी की थी, हजारों करोड़ रुपया इस गरीब देश का खर्च करके, वो एकदम ध्वस्त हो गई है। इस बार के ट्रंप ने आके एक ही काम, वैसे तो उसने बहुत सारे काम दुनिया के नुकसान के किए हैं, हाँ। और वो व्यापारी देश है, वो किसी का नहीं, वो पाकिस्तान का भी नहीं है, वो किसी का भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी नहीं है, दुनिया में किसी का नहीं हो। हाँ। वो अपना है, हाँ। अपने फायदे के लिए। तो उसका फायदा जहां हो रहा होगा वो वहां जाएगा। हम्म। तो ये तो समझना चाहिए, हमारा रिश्ता, दोस्त जो कहते हैं, रूस था हमारा दोस्त, हाँ। बिल्कुल। जो अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़ा होता था। हम्म। ईरान था हमारा दोस्त एक हद तक, कई मामले में हमारी उससे असहमति रही, लेकिन ज्यादातर हमारा दोस्त। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हिंदू मुसलमान के चक्कर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में, जो इनकी राजनीति को सूट करता है, तमाम चीजें गड्ढमड्ढ कर दी हम्म। और अमेरिका के तलवे चाटने पे लग गए। हम्म। और अब पता लग रहा है कि अमेरिका तो आपको क्या समझता है। इतना बेइज्जत किसी भारत के प्रधानमंत्री को कभी किसी दूसरे देश के की कोई मजाल नहीं थी कोई इस तरह से कर ले, जितना इनको अपमानित हर हफ्ते, महीने में 4 बार करता रहा वो, और मुंह से जबान नहीं निकली। हम्म। तो हमने तो अपना आत्म स्वाभिमान इनके नेतृत्व में खो दिया। भारत देश का जो आत्म स्वाभिमान है, क्योंकि नेतृत्व ही उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, इन्होंने उसको गंवा दिया। 9 करोड़ का देश हम्म। दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति से लड़ के विजयी होके आ रहा है, हम्म। और हम 150 करोड़ के देश तलवे चाट रहे हैं। लेकिन शीतल जी, बिल्कुल ये बात तो एकदम साफ दिखाई देती है, लेकिन ये भी तो अब साफ इस तरीके के भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार का भी युद्ध शुरू होने के बाद
कहीं ना कहीं उन्हें आत्म अवलोकन हुआ, ये लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हुई है। क्योंकि शुरुआत के 5-6 दिन का रुख जो रहा था सरकार का, और जिस तरीके का उन्माद फैला था देश में भी इसराइल और अमेरिका के पक्ष में, और ईरान को केवल मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया जा रहा था, वो धीरे धीरे शांत हुआ, और भारत सरकार के रुख में भी एक बदलाव तो दिखाई दिया, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भीतर से तो लगा कि हमारे रुख के कारण गलती हो गई है। अरे 24 जहाज हमारे भरे पड़े थे वहां, फोरमुज में खड़े थे, गैस तेल से लदे हुए। कोई वो सद्भावना नहीं थी, मजबूरी थी। मजबूरी के लिए ईरान के पास जाके फिर से रिश्तेदारी बतानी पड़ी। जब 24 जहाज वहां फंस गए तो क्या करते? ये वजह थी। कोई विदेश नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया हो, अभी देख लीजिएगा, अभी फिर आप ढोल बजाते हुए देखेंगे। ये तो कम्युनिटी ही कमाल है। ये दूसरों के बच्चे होने पे सोहर गाती है। लेकिन इस युद्ध अब की ने अब की बार ट्रंप सरकार, कभी आपने सुना था कोई देश किसी दूसरे देश के चुनाव में वहां के राष्ट्रपति के लिए जाके चुनाव प्रचारक बन जाएगा? अब की बार ट्रंप सरकार, ये विदेश नीति है भारत की। इस मतलब क्या है ये? लेकिन अब चूंकि इस देश का एक बड़ा बहुमत ऐसा है, कमाल है वो, जो वही है, चूंकि उसकी ट्रेनिंग वही है, वो हजारों साल से वही करता आ रहा है। पहले राजाओं के यहाँ शीश नवाना, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने की जगह उनसे जी हुजूरी करना, राजा से कुछ ले लेना, और गरीब के खिलाफ रहना। कमजोर और गरीब के खिलाफ इनका एक ही गुण है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आप गरीब हैं, तो ये आपके खिलाफ, ये आप पे सारे जुल्म करेंगे। और अगर आप ताकतवर हैं, ये आपके चरण छू लेंगे। ये इनका कैरेक्टर है। ये हमारे भारतीय मध्यवर्ग का कैरेक्टर है, और यही कैरेक्टर लेके हम चले आ रहे हैं। और अब हमने अमेरिका का सोचा कि बहुत ताकतवर है, चलो उधर हो लेते हैं। ये है बस। लेकिन शीतल जी, अंतिम सवाल मेरा कि भारत ने जो भारत की विदेश नीति रही, वो कई सालों का, दशकों का एक लंबा प्रयास था। चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। और ये भी कहा जाता था कि सरकारें बदलती हैं लेकिन विदेश नीतियां अमूमन एक जैसी रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई देता है, लेकिन मोटा मोटी विदेश नीति एक जैसी ही रहती है। तो अब ये जो बड़ा बदलाव दिखा, इसका खामियाजा, अगर ये नुकसान हुआ है, तो इसे पूरा करने में या इसे दोबारा से भर पाने में कई दशक फिर लग जाएंगे। अरे ये इतना, इसका उत्तर ही नहीं है। सच्ची बात यह है कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। पता नहीं दशक में होंगे कि नहीं होंगे, अभी कितने दशक ये शासक बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो जो दांव खेल दिया है देश की जनता के खिलाफ, हाँ। उसको धर्म के आधार पर बांट दिया है। 14.5% के खिलाफ 80% को खड़ा कर दिया है। दंगे करा रहे हैं खुद ही ये। एजेंसीज और सारे इंस्टीट्यूशंस को नष्ट कर दिया है। तो एक बार तो हमारा देश जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, और बहुत लंबे समय तक, तो असंख्य कुर्बानी दे के जो कुछ हमने हासिल किया था, ये तो उस सब को नष्ट करने पे आंतरिक तौर पर जुट गए हैं ना। तो अभी तो हमें सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, देश नीति का भी तो सवाल है। देश की हर संस्था भी, आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी आपकी, कि किस तरह से बंगाल की पार्टी जो हाँ। दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी विधानसभा लोकसभा की पार्टी है, उसके साथ चुनाव आयोग का क्या व्यवहार हो रहा है, गेट लॉस्ट हो रहा है। तो हम कहाँ 90 लाख पहुंचे? लोग वोटर कट गए, और जब मिलने जाता हाँ। तो प्रतिनिधिमंडल तो हम गेट अभी, क्लोज। हमने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाक पूरी नहीं कटाई है, हम लोकल स्तर पर भी कोई ऐसा मैयार नहीं छोड़ेंगे जिससे दुनिया में किसी किस्म की हमारी साख रह जाए। हमारे जितने दुनिया के अध्ययन वाले सूचकांक हैं, हम सब में फसड मिलेंगे एकदम। कोई अपने पत्रकारिता में तो आप देख ही रहे हैं हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हर क्षेत्र में हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों का कब तक ये रास्ता रहेगा और कब ये सुधरेगा, ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं। समय ही इसका भी उत्तर देगा शीतल जी। समय हर चीज का उत्तर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा की। नहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।